हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टैंड नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी में कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो पार्ट 1 में कुछ 3 टॉपिक ऐसे कराए थे, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएँ, अभिक्रिया का वेग, ताक्षणिक वेग। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करते हो तो वो पॉइंट आपके लिए वीक हो जाना, उससे संबंधित कुछ भी टॉपिक होंगे वो आपको कम समझ में आएंगे। तो इसलिए आप मेरा पार्ट 1 ज़रूर देखिए वीडियो का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले टॉपिक साम्यावस्था, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अभिक्रिया को हमने समझा था, अभिक्रिया के वेग को, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एफडी का मतलब बताया था, बीडी का मतलब भी बताया था कि एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन कैसी है। मान लीजिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी से आप सी प्लस डी बना रहे हो, मतलब ये आगे की ओर चल रही है। अगर सी प्लस डी से बना सकते हो तो ये सी प्लस डी का मतलब ये हाफ, तो हाफ हाफ देते हैं। सी प्लस डी से ए प्लस बी बन सकता है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन सकता है। तो ये आगे को चलती है तो अग्र दिशा होगा। अग्र दिशा का मतलब एफ डी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पश्च दिशा होगी, पश्च दिशा का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन, बी डी, बैकवर्ड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, इस तरीके से एफ डी का मतलब और बी डी का मतलब ये चीज़ होता है। तो ऐसी रिएक्शन जो इनके दोनों के वेग को बराबर कर दे, जब एफ डी का वेग बी डी के वेग के बराबर हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साम्यावस्था। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लियर होगी। एफडी का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, बीडी का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई एग्जांपल मैंने अभी बताया था, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। अगर ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है तो एफडी का वेग, सी प्लस डी से ए प्लस बी का बीडी का वेग, तो ये आगे की ओर चलता है तो ये एफडी, पीछे की ओर चलता है तो बीडी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपको साम्यावस्था का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जानी चाहिए। ये टॉपिक 2 नंबर का आता है, आप इस तरह से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, इम्पोर्टेंट्स है, 11th क्लास से संबंधित भी है। देखते हैं, नेक्स्ट है मोल या अणुभार, जिसको हम मोल या ग्राम अणुभार भी कहते हैं। आपने मोलों की संख्या पढ़ भी रखी होगी, जैसे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। वो चीज़ क्या है कि जो पदार्थ की मात्रा होगी और पदार्थ का ही अणुभार, दोनों के अनुपात से हम मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि टॉपिक में हम देखते हैं कि किसी यौगिक के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करने को मोल या ग्राम अणुभार कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? मोलों की संख्या को, मात्रा हमारे मोलों की संख्या को n, पदार्थ की मात्रा W और अणुभार m, तो n बराबर W/m। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला किस तरह से कवर होता है। अगर मान लीजिए, अगर मेरे पास पूछा गया H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी होगी, कि मैं बोलने लगा 98 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन बना दिया मैंने ये। तो आप सबसे पहले आपके पास कितनी होगी ये चीज़ निकालने के लिए, मात्रा तो पता चल गई आपको 98 ग्राम। m निकालना, m किसका निकालोगे? H2SO4 का। H2SO4 का अणुभार आपको निकालना आता भी होगा। H का 1 है, उसके मल्टीप्लाई में 2, सल्फर का 16, सॉरी सल्फर का होता है 32, परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32, नेक्स्ट के लिए प्लस, O का 16, 16 के उसमें मल्टीप्लाई में 4, कितना हो गया? ये चीज़ आ गया हमारे पास 2 + 32 + 64, कितना हो गया? 98। ठीक है, ये 98 आ गया। जब हम इसके लिए क्या निकालेंगे? n मोलों की संख्या निकालेंगे तो W/m चलेगा। तो ये 98 मात्रा होगी और 98 अणुभार हो गया। तो H2SO4 में 98 ग्राम के H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। बात आ गई समझ में? इस तरीके से मोलों की संख्या आप निकाल सकते हो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एक और अच्छा था। ऐसे इसमें कई टॉपिक आपको अच्छे से समझने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लगातार देखते रहना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा। देखते हैं, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। इस टॉपिक को समझने से पहले मैंने आपको 2 डेफिनेशन कराई हैं, वे डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होगी इस टॉपिक के लिए। स्टूडेंट्स,
वे इसलिए पहले कराई थी ताकि जो भी इसके अंदर डेफिनेशन है, इस टॉपिक के अंदर डेफिनेशन होगी उसमें यूज़ होंगी वे। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले जो डेफिनेशन है इसकी सक्रिय द्रव्यमान, अलग से भी पूछी जाती है सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, और इस टॉपिक के अंदर भी आती है। तो सक्रिय द्रव्यमान को इंग्लिश में एक्टिव मास कहते हैं। वो एक्टिव मास किस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम देखते हैं डेफिनेशन में। देखिए मैं आपको एक डेफिनेशन क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि हमारे पास कोई भी एक विलयन है, उस विलयन में कितना आयतन है। तो विलयन का जो आयतन होगा, विलयन का आयतन वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझना, डेफिनेशन से पहले जो फॉर्मूला बता रहा, अगर आपने वो फॉर्मूला कवर कर लिया तो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जा रही है। तो विलयन का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा, और उस विलयन के अंदर पदार्थ के जो मोलों की संख्या होगी, पदार्थों के मोलों की संख्या, ठीक। अब बड़े ध्यान से समझना, जब बटे में कोई चीज़ होती है तो एकांक लगाते हैं। एकांक का मतलब वो चीज़ बटे में है। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थों के मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन बड़े ध्यान से समझना क्या बनाया, फॉर्मूला भी हमारा कवर हो जाना। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। डेफिनेशन भी यही बोलती है कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। बड़े कोष्ठक मतलब ये ब्रैकेट जो बना हुआ है। अगर मान लीजिए मैंने क्या काम करा कि इस फॉर्मूले को पहले हम ध्यान से अच्छे से खोलेंगे। वो फॉर्मूला किस तरह से हो सकता है, पदार्थ के मोलों की संख्या होती है पदार्थ की मात्रा, मोलों की संख्या अभी लिखवाई थी इससे पहले, आगे ना वो पहला टॉपिक मोलों की संख्या का मतलब मात्रा बटे अनुभार होता है। तो जिसकी मात्रा उसी का अनुभार, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार, और गुणा जो नीचे थी पहले से विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये फॉर्मूला या तो आप ये कर सकते हो या ये, कोई से भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि अगर मेरे पास N2 है और N2 में ये ब्रैकेट लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, N2 का सक्रिय द्रव्यमान। समझ में आ गई बात। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, N2 का सक्रिय द्रव्यमान, H2 का सक्रिय द्रव्यमान। अगर H2 की बात करते हैं तो सेम इसी तरीके से H2 का सक्रिय द्रव्यमान। एग्जाम्पल क्लियर हो गए दो। इसी तरीके से जो इनका मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलों की संख्या को मोल, आयतन को बोलते हैं लीटर। तो इनका मात्रक, सक्रिय द्रव्यमानों का मात्रक मोल पर लीटर। क्लियर है। इस तरीके से सक्रिय द्रव्यमान। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, मैंने जो दो वीडियो पिछले कराए, दो टॉपिक जो पिछले कराए थे, ऐसे ही ये सक्रिय द्रव्यमान कराया, सेम ऐसे ही। तो हर कोई भी टॉपिक सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान को अच्छे से समझना है। इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जो क्रिया का वेग हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वो क्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब क्रिया कारकों की सांद्रता भी हमें पता होनी चाहिए कि काम के करने वाले की क्षमता होती है, उसी को तो क्रिया कारकों की सांद्रता कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति काम करता है तो उस काम के करने की क्षमता को हम सांद्रता बोल देते थे। तो जो काम करने का मतलब क्रिया कारक की सांद्रता होगी, वो क्रिया कारकों पर, क्रिया कारक के वेग पर निर्भर करती है। यदि काम करेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, यदि काम क्रिया का वेग बढ़ता जाएगा तो सांद्रता भी बढ़ेगी, क्रिया का वेग घटता जाएगा तो सांद्रता भी घटती जाएगी। तो डेफिनेशन ये बोलते हैं कि इसके अनुसार जो क्रिया का वेग होगा क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी डेफिनेशन आप यही बना सकते हो कि जो अभी सक्रिय द्रव्यमान हमने पढ़ा था वो सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती भी होता है क्रिया का वेग।
तो जो क्रिया का वेग होगा क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों डेफिनेशनों में सिर्फ यही फर्क है, वो सक्रिय द्रव्यमान और ये सांद्रता, दोनों की चीज़ एक दूसरे पे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डेफिनेशन पे चलता है। देखते रहना, टॉपिक को क्लियर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने सबसे पहले N1A एक रिएक्शन लिया है, N2B FDBD N3C प्लस N4D, ये कुछ मैंने टॉपिकों को इस रिएक्शन को यूज़ करा, जहाँ पर मैंने देखता हूँ कि N1 N2 N3 N4 कोई संख्या है, मतलब कि इनके गुणांक है ABCD के। ABCD कोई हमारे पास यौगिक पदार्थ हैंगे। अब मैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाता हूँ। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, क्रिया के नियमानुसार क्या होगा कि जो क्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है क्रिया कारकों की सांद्रताओं के। और हमने अभी देखा था कि क्रिया का वेग, मान लीजिए कुछ भी है, क्रिया का वेग हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, क्रिया का वेग को dx/dt से डिफाइन किया गया। इसको हटाने, ये समानुपाती है क्रिया कारकों की सांद्रता। क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी है कि क्रिया कारक यही तो है। क्रिया कारकों की सांद्रताओं की बात करते हैं तो A है, A की सांद्रता कितनी है N1। सक्रिय द्रव्यमान से साथ भी लगा सकते हो, तभी तो सक्रिय द्रव्यमान का यूज़ किया गया था। A की क्रिया कारकों की सांद्रता या A का सक्रिय द्रव्यमान N1 इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान या B की सांद्रता N2। समझ में आ गई बात। तो ये क्रिया कारकों की लिखी गई क्रिया कारकों की सांद्रता, ये किसके समानुपाती है, क्रिया के वेग के। क्रिया का वेग dx/dt। अब इसको हम यूज़ करते हैं कि dx/dt को, इसको हटाएंगे यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को, तो k लगाएंगे, A की पावर N1 B की पावर N2, इनको पावर बोल दो या सक्रिय द्रव्यमान N1 सक्रिय द्रव्यमान N2, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक, जहाँ k क्या है वेग स्थिरांक, एक कांस्टेंट नियतांक है ना, नियतांक। जहाँ करके ये बात आपको समझ में आ गई, कैसे कवर करी, नियतांक हमने कवर करा होगा। तो ये चीज़ द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के समानुपाती हमने एक एग्जांपल के तौर के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब इसी से जो निकल के आया है वेग स्थिरांक, इस वेग स्थिरांक को समझेंगे। ये वेग स्थिरांक है क्या चीज़, तो आइए देखते हैं वेग स्थिरांक। जब वेग स्थिरांक को हम पढ़ेंगे तो इससे पहले इसकी इकाई भी देख लें, तो इकाई कैसे निकल कर आती हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाना है। इसी के साथ साथ कि ये अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, टॉपिक भी आते हैं, विकल्प में भी आते हैं। तो जो dx/dt है, एक रिएक्शन जो हमारी बनी थी वो क्या थी, k इंटू A की पावर जो N1 है इंटू B की पावर जो N2 है, उनसे ही हम वेग स्थिरांक निकालेंगे, वेग स्थिरांक की इकाई निकालेंगे। तो ये क्या होती थी, सांद्रता बटे समय, dx होती है सांद्रता और इसको बोलते हैं हम समय, बड़े ध्यान से समझना, बराबर k इंटू सांद्रता, ये k A क्या है सांद्रता की पावर N1 इंटू सांद्रता, ये भी तो हिंदी में बात करता हूँ तो ये भी तो सांद्रता ही है, की पावर N2। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे k इंटू सांद्रता की पावर कितनी होगी जी, यहाँ पे N1 प्लस N2, सेम है तो पावर ये जुड़ जानी है, ये हो गया सांद्रता बटे समय। अब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता मोल पर लीटर, C जो होता है मोल पर लीटर होता है सांद्रता को। अब नीचे पहले से समय है, बराबर में k है, सांद्रता का मतलब मोल पर लीटर, पावर में क्या है N1 इंटू N1 प्लस N2। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं k को अकेला करते हैं। k अकेला करेंगे तो हमारे पास क्या है मोल, अगर मैं k को अकेला करता हूँ तो मोल तो यहाँ पे ही है, ये अपॉन में लीटर इंटू समय है, तो यहाँ का जो मोल आएगा वो तो पहुँच गया यहाँ पे, लीटर का ऊपर पहुँच गया, तो मोल की पावर N1 प्लस N2, यहाँ पे कितना हो गया, लीटर की पावर N1 प्लस N2। क्लियर।
यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाना है। अब इसके बाद थोड़ा सोल्व करेंगे, सोल्व करने से हमें पता चल जाना है क्या क्या निकल के आएंगे। तो देखते हैं। इसके बाद एक हमारे पास कंडीशन देखते हैं कि n1 प्लस n2 जो होगा वो n के बराबर भी होता है। मोलों की संख्या जो होगी जो जोड़ी जाएगी तो कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे n भी लिख सकता हूँ। तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, k इज इक्वल टू मोल तो इनटू लीटर की पावर कितना हो गया हमारे पास, लीटर की पावर n अपॉन आगे क्या है लीटर इंटू समय, लीटर इंटू समय, पेपर ज़रा नीचे लास्ट बच रहा था इसलिए इस पर उतारना पड़ रहा, इंटू मोल, मोल की पावर कितना है n है। ये बात क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक ये समझ में आ गई। आगे तो हम अपना नॉर्मल काम कर लेंगे। तो k इज इक्वल टू, आगे देखते हैं कि मोल की पावर n वाले मोल को इकट्ठ लिख लेंगे। मोल हो गया जी हमारे पास, यहाँ पे तो 1 है और ऊपर जाएगा तो माइनस के n आ गया। लीटर क्या है हमारे पास, नीचे 1 है और ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस के n हो गया, इंटू समय, समय की पावर 1। ये चीज़ क्लियर है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमारा लास्ट अगर हम कवर करते हैं तो आगे भी अगर सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। जो कि एक रियल वैल्यू आएगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। आप यहाँ पे भी आ सकते हो चाहे तो। k की वैल्यू क्या होगी कि मोल तो इन्वर्स में हो गया 1 माइनस n में, और लीटर जो हो गया वो ऊपर जाएगा तो ये क्या चीज़ माइनस क्यों जाएंगे, तो माइनस की हो जाएगी पूरी, तो वो बदल जाना है तो n माइनस 1 हो जाना, और समय कितना हो जाएगा माइनस के 1। ये हमारा एक k का जो मान आया, वेग स्थिरांक का जो मान आएगा, इकाई का मान इस तरह से आएगा। क्लियर है, यहाँ तक कवर हो जाना है। इसके बाद हम वेग स्थिरांक को पढ़ेंगे। वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो अभी मैंने ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या क्रिया का वेग, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये अच्छे से समझ में आ गए तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो देखते हैं वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। सबसे पहले हम एक थोड़ा सा थ्योरी इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। जो क्रिया कारक है उसको R से डिफाइन करते हैं, रिएक्टेंट, जिससे हमारा क्रियाफल बनता है वो प्रोडक्ट होता है P। मान लीजिए क्रिया कारक की सांद्रता मैं A मान के चल रहा हूँ कुछ भी। ए कोई किसान है, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था किसान का। किसान है, वो खेत जोतने जाता क्या है, सुबह से शाम के लिए काम वो कुछ नहीं करता, तो वो कुछ नहीं करेगा तो उसको कुछ फल मिलेगा नहीं। जब फल मिला नहीं तो उसको फल ना मिलने के लिए उसने कुछ काम ना करा तो कितना समय लगा। जब उसने कुछ काम ही नहीं किया तो उस काम में क्या टाइम लगेगा, तो 0 समय पर। समझ में आ गई। लेकिन अगले दिन वो जब घर से निकला, उसने हाथों के साथ ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो हाथों के साथ ही क्रियाफल से उसने क्या मिला, कुछ ना कुछ उसने काम करा। मान लीजिए उसने x काम करा, तो जो भी उसने काम करा तो उसकी काम करने की जो क्षमता थी इसमें लगा दी, नहीं लगा दी उसने, तो सांद्रता A थी उसकी पावर। तो जब वो घर से निकला था तो पावर ही होती, तो उसने काम करा तो इतना फल मिल गया उसको। इतना जो फल मिला तो उसमें जो फल में जो क्षमता निकल गई उसकी तो घटेगी नहीं वो, तो A माइनस एक्स। तो क्रिया कारक की सांद्रता A माइनस एक्स है। जब उसने x क्रियाफल प्राप्त कर लिया तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही, t समय पर। बात आनी चाहिए समझ में आपको। मैंने ये कहाँ से लिखा है, कैसे करा। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार चलेंगे। कि हमारे पास जो क्रिया का वेग होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, क्रिया का वेग क्या होता है, समानुपाती होगा क्रिया कारकों की सांद्रताओं के। तो क्रिया का वेग dx ओवर dt, इसको हटाने के लिए सांद्रता क्या है, a माइनस एक्स। यही तो है सांद्रता, a माइनस एक्स। क्रिया कारकों की सांद्रता, क्योंकि उस पर तो हमने फल मिला प्राप्त हुआ, क्रिया कारकों की सांद्रता a माइनस एक्स लेंगे तो x क्रिया का वेग से है ना। ये चीज़ क्रिया का वेग हमने पढ़ के आए थे तो इसी पे चला था। सारा का सारा काम है पीछे का ही है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, dx ओवर dt, इसको हटाया, सांद्रता हमारी क्या आ गई, यहाँ से हटाने के समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पे k आ गया, कोई कांस्टेंट चीज़ a, जहाँ k क्या होता है, वेग स्थिरांक। ये चीज़ अभी हम कवर कर गए थे यहाँ तक। अगर मैं मान लीजिए सांद्रता मेरी एकांक हो जाए, सांद्रता मेरी मतलब एकांक नियर अबाउट या बराबर हो 1 के बराबर,
तो मैं क्या काम करूँगा कि जो सांद्रता 1 के बराबर हो जानी है तो dx/dt का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा तो k के बराबर हो जाना। मान लीजिए कि जब k के बराबर हो गया तो जो क्रिया का वेग होगा वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो यदि डेफिनेशन देखना वेग स्थिरांक की, यदि क्रिया कारकों की सांद्रता एकांक हो जाए तो क्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ध्यान से समझिए डेफिनेशन कि जो क्रिया कारकों की सांद्रता मैं एकांक कर दूं, सांद्रता एकांक हो जाए तो जो क्रिया का वेग होगा वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है, बराबर होता है। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। वेग स्थिरांक का वेलोसिटी कांस्टेंट, इससे अच्छा नॉर्मल तरीका और कोई सा नहीं था, ये सबसे बेस्ट तरीका था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स वेग स्थिरांक व साम्य स्थिरांक में संबंध समझते हैं। वो संबंध क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में वेग स्थिरांक अभी आपने करा, वेग स्थिरांक से पहले वेग स्थिरांक की इकाई के जो इकाई पढ़ी थी, फिर वेग स्थिरांक पढ़ा, और अब देखते हैं उसके साथ जो संबंध है वो साम्य स्थिरांक का। तो साम्य स्थिरांक भी समझेंगे, वेग स्थिरांक आपने समझ लिया होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है ये भी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर इम्पोर्टेंट्स है और कोविड-19 के अकॉर्डिंग कि जैसे आपको ये कवर कराया जा रहा है कि आप इसमें नंबर अच्छे से ला सको, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से एक बार में एक चैप्टर को कवर कर लीजिए। देखते हैं वेग स्थिरांक व साम्य स्थिरांक में संबंध। माना मेरे पास कोई एक ए है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, कोई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न है। इसके साथ साथ जब आप माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न कौन कौन सी है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया FD-BD वाली कि A + B से FD-BD C + D तैयार होता है हमारे पास। तो ये तो FD है और ये BD है, बड़े ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया FD-BD की द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम मैंने आपको पहले भी बताया था। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, इसको ये हर टॉपिक में यूज़ हो रहा है आपके, तो अच्छे से कवर करना। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, जो क्रिया का वेग होगा वो क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो क्रिया का वेग मान लीजिए मैं सबसे पहले इधर से लेकर चलता हूँ, तो FD है, इधर वाला क्रिया कारक ले लेंगे, फिर दोबारा से इसमें ले लेंगे। तो FD का जो वेग होगा वो समानुपाती होगा क्रिया कारकों की सांद्रता। FD मतलब इधर से तो चलता है, तो क्रिया कारक कौन से हैं, A × B। क्लियर। इसको हटाने के लिए FD का जो वेग होगा वो कांस्टेंट चीज़ ले लेंगे, जिसको मैं K1 बोल दूंगा। A1 A और B, A का सक्रिय द्रव्यमान, B का सक्रिय द्रव्यमान। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गई। इसी तरीके से जब FD ये था, इससे ये बन रहा था, आपके C + D से ये बनाएंगे, है ना। तो आपके C + D क्रिया कारकों की सांद्रता हो जानी है। तो इसी प्रकार आपके वो BD है ना, BD का वेग किसके बराबर हो जाएगा, समानुपाती होता है C की सक्रिय द्रव्यमान, B का सक्रिय द्रव्यमान। तो जो BD का वेग होगा इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, और दोनों के लिए कांस्टेंट एक जैसा नहीं लग सकता, तो इसे 1 मान लेते, इसे 2 मान लेंगे। तो C × D, समीकरण नंबर 2। बात आगे समझ में, बड़े ध्यान से समझना कि ये था FD के लिए क्रिया कारक A और B था, यह है C और D, FD का मतलब BD, तो इससे यह बनेगा। तो जो BD का वेग होगा वो C और D में होगा, FD का जो वेग होगा वो A + B से होगा। तो क्रिया कारक इसके लिए है, इसके लिए है। तो दोनों की समझ में आ गई। रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन 2। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से हम देखते हैं कि जो FD है और वो BD है। तो एक साम्य अवस्था हमने पढ़ी थी अभी, साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था से। साम्य अवस्था क्या थी कि जो FD का वेग होता है वो BD के वेग के बराबर होता है।
ठीक है, तो एफ डी का वेग कितना है, K1 AB। अभी तो रिएक्शन में फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी ये, और दूसरा क्या है बी डी का, तो K2 C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान। तो कांस्टेंट चीज़ K1 बटे K2, ये चीज़ हमारा यहाँ पर आ गई। तो C का सक्रिय द्रव्यमान, D का सक्रिय द्रव्यमान नीचे आ गया, A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर है ये चीज़। अब कांस्टेंट बटे कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा ना, तो K1 बटे K2 को मैं क्या मान लूँगा, K1 बटे K2 को मैं K मान लूँ। तो क्या काम करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, जहाँ K मेरा के लिए क्या होगा, साम्य स्थिरांक होगा, दोनों के लिए एक माने, तो इस चीज़ को K1 बटे K2 को मैं साम्य स्थिरांक मान दूंगा, जहाँ K1 तो मेरा क्या है, FD का वेग स्थिरांक, FD का वेग स्थिरांक, और K2 क्या है, BD का वेग स्थिरांक। क्लियर है ना, FD का वेग स्थिरांक और BD के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रही, पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से समझना, साम्य स्थिरांक जब हमने बोला है इसको, तो वो साम्य स्थिरांक क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट बटे कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही होगा। कोई भी गणित की संख्या होगी, कोई भी गणित की संख्या से कट के गणित की संख्या ही आनी है, सीधी सी बात है। तो K1 क्या था, हमने जो माना था FD का वेग स्थिरांक माना था, K2 को क्या माना, BD का वेग स्थिरांक। FD का वेग स्थिरांक तथा BD के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। यही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए। आपके नोट्स तैयार हो रहे होंगे तो साथों साथ आप इसे भी लिख सकते हो आराम से। अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक आया था, वो लास्ट क्या था कि हमें ये मिला था। इसी के साथ साथ हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो K है साम्य स्थिरांक, K1 बटे K2 को हमने K लिख दिया था, तो जो समीकरण मान के चले थे उसके लिए क्या आया, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। बात आ गई समझ में, क्या अगर मुझे साम्य स्थिरांक निकालना है किसी चीज़ का भी, तो हम उस समीकरण का जो हमने मान के चले थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी मान के चले थे, ये वाली, तो उसी से C का मतलब कि जो C और D ऊपर आ रहे थे, A और B नीचे, तो C का सक्रिय द्रव्यमान, D का सक्रिय द्रव्यमान, प्लस का चिन्ह बीच में से हटा हुआ है। ऐसे जब बटे में पहुंचेंगे, A का सक्रिय द्रव्यमान, B का सक्रिय द्रव्यमान, लास्ट में हमारा ये चीज़ निकल का नहीं। कहने का मतलब क्रियाफल ऊपर, क्रियाकारक नीचे, प्लस वाली चीज़ डॉट में बदल गई हमारी। ठीक है ना, ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे कि निम्न क्रियाओं के साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से कवर होने हैं। तो पहला एक क्वेश्चन अगर मैं कवर करना चाहूँ तो आप देख क्या है कि C प्लस डी है, उससे हमने अभी अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो A प्लस बी, इसका साम्य स्थिरांक निकालना। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, K निकालना आपको। K कैसे निकालोगे कि A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान, पहले तो क्रियाफल आ गया, प्लस बन गया डॉट में, C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर है ना, ये नॉर्मल है, सिंपल टाइप है, ओनली टाइप। एक तो फर्स्ट टाइप में ये हो जाना कि ऐसे कोई भी आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए जैसे N2 है, N2 क्या मैं हाँ N2 वाले ले लीजिए, N2 3s2 FTBD या इक्वल का निशान लगा देंगे 2NH3। क्रियाकारक से अगर हमें क्रियाफल भी मिलता है और क्रियाफल से क्रियाकारक भी मिल सकता है इस रिएक्शन से। तो मैं अगर साम्य स्थिरांक निकालने लगूं तो साम्य स्थिरांक क्या होगा कि NH3 का साम्य स्थिरांक, लेकिन उसके जो गुणा में होगा वो जाएगा पावर पर। N2 का सक्रिय द्रव्यमान और प्लस की चीज़ बन गई डॉट में, ऐसे H2 का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो गुणा में होंगे वो तो पावर पहुंच जाने, और जो सबका सक्रिय द्रव्यमान, क्रियाकारक नीचे, क्रियाफल ऊपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे तरीके से कि एक टाइप है M1A, अगर ऐसे आ जाते हैं M1A प्लस M2B, जिससे हम बराबर भी ऐसे कर लीजिए इसको, ये इससे ये भी बना सकते हैं, इससे ये भी, और N1C प्लस N2D,
ये चीज़ है, इससे के निकालना। जहाँ उसने कहा कि हमारे पास m1 m2 n1 n2 एक संख्या है हमारे पास, वो संख्या कैसी हो सकती है? गणित की इनके गुणांक है ना, पदार्थों के गुणांक हैंगे। तो बात करते हैं कि अगर मुझे के निकालना तो के कैसे निकालेंगे? पहले तो क्रियाफल होगा सी का सक्रिय द्रव्यमान जो इसकी पावर पे n1 आएगा, प्लस वाला बन गया डॉट पे डी का सक्रिय द्रव्यमान जिसके n2 आ जाएगा। यहाँ पे ए की पावर m1 क्योंकि गुणांक वाली चीज़ पावर पे जाएगी और जो पदार्थ होंगे वो ब्रैकेट में है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे ही एक और देखते हैं 4 नंबर पर PCl5 है। PCl5 से आप PCl3 भी बना सकते हैं प्लस Cl2। अगर ये रिएक्शन है तो आप के करोगे कि के का मान साम्य स्थिरांक कैसे निकालना होगा? PCl3 इंटू Cl2 का सक्रिय द्रव्यमान और PCl5 का सक्रिय द्रव्यमान। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप क्रियाफल को ऊपर रखोगे और क्रियाफल को ऊपर रखोगे, उनका सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेना, क्रियाकारक को नीचे रखोगे बस। तो एक नोट करके बता दूं कि आपने नोट किया कि के अगर आप निकाल रहे हो तो क्रियाफल का सक्रिय द्रव्यमान ऊपर आएगा क्रियाफल और नीचे आएगा क्रियाकारक का। क्लियर है? इस तरह से आपके ये टॉपिक जो संबंधित थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो एक टॉपिक होंगे और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।